हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बन नहीं था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने पत्ते खेल दिए हैं, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है या इंडी गठबंधन का चेहरा कोई खेला कर देगा? एनडीए और इंडी ब्लॉक का नंबर गेम क्या कहता है? सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले कौन आ सकता है? इस पर आज सटीक विश्लेषण करेंगे। मोदी के दांव में कैसे स्टालिन समेत पूरा विपक्ष फंस गया है, आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होंगे और उसी दिन मतगणना भी होगी। सवाल यह है कि क्या राधाकृष्णन के नाम पर विपक्ष के साथ कोई सहमति बन सकती है, क्योंकि एनडीए राधाकृष्णन को निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनाने में जुटी हुई है। बताया गया है कि राजनाथ सिंह ने कई नेताओं को फोन किए हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेडी चीफ नवीन पटनायक, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक को फोन कर समर्थन मांगा है। साथ ही अकाली दल और टीडीपी नेताओं को भी संदेश भेजा गया है। बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव निर्विरोध हो, लेकिन इंडी ब्लॉक रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि बिहार में किसी गैर राजनीतिक चेहरे को जातीय समीकरण बिठाने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए उतारा जा सकता है। अगर कांग्रेस मैदान में उतरती है और बड़ी हार होती है तो क्या ये 2029 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक जीत मानी जाएगी? उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बन नहीं था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ है? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा, क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज हम बैठेंगे। जब राहुल गांधी जी ने सभी ऑल पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में उनको निमंत्रण दिया था, उद्धव जी आए थे, तो उस वक्त भी इस विषय पर चर्चा हुई। खड़गे साहब से चर्चा हुई, राहुल गांधी जी से चर्चा हुई, सभी के मतांतर वहां हुए हैं। Sri Radhakrishna, if he is elected, the dignity and the grace of the chair is returned back in its full glory, simply because we've seen a lot of undermining of that chair, a lot of politics being played around while the person is on the chair, and remembering that when you come on that chair, you become apolitical and you are the vice president for the nation and the chairman of an entire chamber. Having said that, as far as India Alliance is concerned, India Alliance would get together and take a decision on its what it's going to be doing in the as far as the vice president election is. उपराष्ट्रपति के पद पर होने वाले चुनाव में इस बार नंबर गेम पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है। लोकसभा और राज्यसभा में उसकी स्थिति मजबूत है और विपक्ष के पास मुकाबले की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे में यह देखना होगा कि विपक्ष एकजुट होकर कोई चुनौती देता है या नहीं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से वर्तमान में बसीरहाट सीट खाली है, जिससे लोकसभा की प्रभावी संख्या 542 हो जाती है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी यानी एनडीए के पास कुल 293 सांसदों का समर्थन है, यानी लोकसभा स्तर पर एनडीए को बहुमत से काफी ऊपर की स्थिति हासिल है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती हैं, लेकिन वर्तमान में 5 सीटें खाली हैं, यानी राज्यसभा की प्रभावी संख्या 240 रह गई है। इसमें एनडीए के पास 134 सांसदों का समर्थन है। यह आंकड़ा तब भी और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, जो परंपरागत रूप से सरकार के समर्थन में मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के जरिए किया जाता है। कुल मिलाकर दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 782 है और जीत के लिए उम्मीदवार को 392 वोट की जरूरत होती है।
एनडीए के पास इस समय 427 वोट है, यानी उसे बहुमत से कहीं अधिक समर्थन हासिल है और उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, बशर्ते सभी सदस्य मतदान करें। मतदान गुप्त बैलेट द्वारा होता है। हालांकि अभी तक पूरी गणित में 133 सांसद जो किसी भी पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं, वो बड़ा खेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से मतदान होता है। ये प्रणाली ऐसी होती है जिसमें मतदाता प्राथमिकता के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करता है। पहली पसंद पर वोटों की गिनती होती है। ऐसे में अगर कोई उम्मीदवार 50% से ज़्यादा पहली पसंद के वोट हासिल कर लेता है तो वो चुन लिया जाता है। अगर नहीं होता तो सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद के अनुसार अगली गिनती में जोड़ दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार 50% + 1 वोट न हासिल कर ले। पार्टी के मुख्य नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से सीपी राधाकृष्णन जी, जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एडवांस में उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत उनको मिलने जा रही है और इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, जो स्वयं राधाकृष्ण जी जैसे नेताओं को चुनकर राज्यसभा के चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर साफ कर दिया है कि वो केवल दिल्ली की राजनीति नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी संदेश देना चाहती है। बीजेपी का तमिलनाडु में प्रदर्शन अभी तक कमजोर रहा है। ऐसे में ये दाव राजनीतिक रूप से खास महत्व रखता है। राधाकृष्णन का नाम कांग्रेस और डीएमके के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। वे तमिलनाडु की राजनीति से गहराई से जुड़े रहे हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसलिए डीएमके के लिए उनका विरोध करना या समर्थन देना दोनों ही राजनीतिक रूप से पेचीदा है। कांग्रेस को भी इस मसले पर गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना आसान नहीं होगा। दरअसल मोदी के दाव में स्टालिन फंस से गए हैं। दरअसल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, इसलिए स्टालिन का विरोध करना मुश्किल है। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी उम्मीदवार हैं, इसलिए भी विरोध करना कठिन दिखाई देता है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव है। बीजेपी को फायदा होगा। संघ पृष्ठभूमि से होने की वजह से राधाकृष्णन को समर्थन देना भी मुश्किल में फंसा देगा। डीएमके के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनील शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके अलावा हमारे साथ 2 और रिपोर्टर जुड़ेंगे, कनिका और पंकज वानखेड़े, जो इस एनालिसिस में शामिल होंगे और बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। जयशंकर जी आपका न्यूज़ इंडिया 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद। जयशंकर जी, ये जो सीपी राधाकृष्णन को, जिनको छोटा मोदी भी कहा जाता है तमिलनाडु का, उनको उम्मीदवार बनाने से भारतीय जनता पार्टी ने क्या हासिल कर लिया, या आपको क्या लगता है कि किस तरह का नफा या नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इससे होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा अरविंद कि क्या नफा नुकसान होगा, लेकिन एनडीए ने और खासतौर से बीजेपी ने एक सधी हुई राजनीतिक चाल चली है। हालांकि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव भी बताया जा रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि शायद पहली बार होगा भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भवन में कोई आरएसएस का स्वयंसेवक या प्रचारक रहा हुआ व्यक्ति वहाँ विराजमान होगा। एक तो ये है, लेकिन दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन चूंकि तमिलनाडु के हैं और ओबीसी क्लास से आते हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, तो अभी तक जो भी कोशिशें रही है भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु में घुसने की, वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी के हिसाब से रही है। अब वो कभी फली फूली हुई नहीं। राधाकृष्णन जी भी जो है, मुझे याद है कि 98-99 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे वहां कोयम्बटूर से जी। लेकिन जब मोदी जी की लहर चली देश में राजनीति में, तो वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाए जी। तो उनको फिर राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल बना करके लाया गया। और लेकिन मोदी जी की राजनीति हो सकती है, भाजपा या आरएसएस की भी राजनीति हो सकती है कि उनके जरिए न सिर्फ तमिलनाडु में पैठ बनाई जाए,
बल्कि उत्तर भारत में भी जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं या जातिगत जनगणना पे आधारित सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको चुनौती दी जा सके वो पिछड़ों में पैठ कराने के लिए। लेकिन यह कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए उस तरह से देखा जाए तो आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उपराष्ट्रपति भी जो संख्या बल है उसके हिसाब से नहीं लगता कि उनके लिए कोई बहुत मुश्किल होगी राधाकृष्णन जी के लिए, तो उपराष्ट्रपति ओबीसी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं जी। लेकिन इन सब के बावजूद ओबीसी दलित या आदिवासी समाज को मिला क्या? ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है ना, सोच का विषय है जी। क्योंकि जो भी सरकार ने काम किए हैं अभी तक वो अडानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए किए हैं। आदिवासियों की जंगल जमीन को कब्जा करके अडानी जी को दिया गया है, अंबानी जी के लिए दिया गया है, तो उसमें दलित समाज का क्या लाभ हुआ है? ओबीसी या आदिवासी राष्ट्रपति रहते, ओबीसी प्रधानमंत्री रहते, जयशंकर जी तो ये विचारणीय हो जाएगा मेरे ख्याल से। सुनील जी, आप जयशंकर जी के बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि ओबीसी समाज को क्या मिला, ओबीसी समाज को जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया। इसके पहले आप देखिए राष्ट्रपति पद जो है वो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। हमारे साथ दो और लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनके पास भी। सुनील जी, मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं इस पे। धन्यवाद अरविंद जी। मैं जयशंकर जी के बात से पूरी तरह से सहमत हूं जी। प्रतीकों से काम चलने वाला नहीं है और मैं नहीं महसूस करता कि तमिलनाडु की राजनीति में राधाकृष्णन साहब कहने से कोई अंतर पड़ेगा। वजह क्या है कि सीपी राधाकृष्णन साहब कोई तमिलनाडु की राजनीति के लिए अपरिचित चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सीपी राधाकृष्णन को लाने से कोई जन समर्थन में व्यापकता उसकी में आ जाएगी, इसमें ही मुझे संदेह है। क्योंकि जो आरएसएस की विचारधारा से सहमत लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीत से सहमत हैं, वो तो पहले से ही बीजेपी के साथ है। सवाल है कि नए लोगों को आप इस तरह से कहां तक अपने साथ जोड़ पाएंगे? क्या द्रविड़ राजनीति प्रभावित हो जाएगी? और द्रविड़ राजनीति में तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से विपक्ष को क्या करना चाहिए? आपको लगता है क्या कर दें जिससे कि उनकी राजनीति जो है बहुत आगे बढ़ जाए? क्या सलाह देंगे आप विपक्ष को? नहीं, विपक्ष तो अपना उम्मीदवार उतारेगा। नहीं, वो तो पता है। इस बात नहीं, कैसे आज हमारी पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो ये कहा गया कि भाई बिहार से किसी को कैंडिडेट बनाया जाए तो बेहतर होगा। हमारी केसी वेणुगोपाल से भी बात हुई, उसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी जो कि स्क्रीनिंग कमेटी में है उनसे भी बातचीत हुई, तो उन लोगों का प्रेम गुप्ता जी से भी बातचीत हुई। तो उन लोग का ये था कि भाई नाम में जो है बिहार का कहीं ना कहीं जुड़ाव होना हमें आने वाले समय में फायदा दे सकता है। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ कनिका कटियार जो कि इसमें बिहार में हैं, वोट यात्रा के साथ हैं। कनिका, आप दिन भर जो है उस राहुल गांधी की टीम के साथ रही हैं, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्या कह रही है, कौन बनेगा उम्मीदवार? देखिए, बिल्कुल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अभी इंडिया गठबंधन ने हालांकि एक नाम जो होना चाहिए उस पर भी आम सहमति जाहिर नहीं की है, जिसको लेकर जो है कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बार फिर से 12:30 बजे जो है बैठक होगी। और जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन ने एक चीज तय कर ली है कि वो अपना उम्मीदवार जरूर देगा। हालांकि सरकार की ओर से आम सहमति के लिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है और यही तय किया जा रहा है कि एक आम सहमति से उपराष्ट्रपति तय कर लिया जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया कि अब वो जो है अपना उम्मीदवार देगा। हालांकि वो उम्मीदवार कहाँ से होगा, किस राज्य से होगा, और खास तौर पे क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, तो क्या वो बिहार से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है? इन तमाम अलग अलग जो रूपरेखा है इन पे चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर भी लगातार जो है आपसी जो अंदर खाने बैठके में बातें होती हैं वो लगातार जारी हैं। लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर कोई आम सहमति जो है वो नहीं बनी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो तमाम सहयोगी दलों से बात करने के बाद फैसला लेगा कि आखिरकार क्या होना चाहिए। लेकिन तमाम समीकरण जो है उनको ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि क्या वो उम्मीदवार कांग्रेस का होगा या फिर इंडी गठबंधन का होगा? इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंडिया गठबंधन को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है और उपराष्ट्रपति पद का एक मुद्दा है, क्योंकि अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी तो गठबंधन में जो है कहीं ना कहीं फूट भी हो सकती है। तो लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सबके सामने ये एक प्रपोजल रखा है कि जो आम सहमति से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा उसको आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि कल जो बैठक 12:30 बजे होने वाली है उसमें क्या कुछ नामों पर चर्चा होती है और किन नाम पे मुहर लग जाती है और कौन उम्मीदवार होता है उसको लेकर 12:30 बजे तक इंतजार करना होगा। ठीक है कनिका। पंकज, मुझे ये बताइए कि मॉर्निंग हम लोग मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि अब
बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एनडीए के संपर्क में हैं। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? आपके अंदर खाने की रिपोर्ट क्या ये बता रही है कि क्या कुछ दल जो इंडी गठबंधन के साथ हैं वो एनडीए के साथ जा सकते हैं? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है पंकज? बिल्कुल, बेशक देखिए, अब समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जो समीकरण बनाया है उसके तहत यही प्रयास है कि कोशिश, अगर आप देखेंगे जब जैसे ही कल सीपी राधाकृष्णन का नाम का अनाउंस हुआ उसके बाद संजय राउत का जो बयान था वो पॉजिटिव बयान था, वो फेवर ऑफ एनडीए के था, वो फेवर ऑफ सीपी राधाकृष्णन के तरफ था। लेकिन सुबह आते आते वो बयान बदला है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस के साथ है। खासतौर पे डीएमके की बात करूँ, डीएमके में सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में। अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु बैकग्राउंड से आते भी हैं सीपीआर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास, ये कोशिश रहेगा कि डीएमके को अपने साथ साधा जाए और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेएमएम से भी बातचीत की जाए और उसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे को प्रयास किया जाए कि उनको कन्वेंस करें। लेकिन दूसरी तरफ सर, मैं देर शाम को आज जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो प्रहलाद जोशी के घर पर था। वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं सीपीआर जो राधाकृष्णन, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो वही प्रयास, वो भी ये कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे तमाम दलों से बातचीत करने के लिए। जब कल फ्लोर में बैठक होगी, मुलाकात होगी, तो प्रयास यही रहेगा बार बार कि तमाम उन छोटी पार्टियों से जो विपक्ष के साथ खड़ी है, दूसरा उन पार्टियों से जहां से जो सीआर राधाकृष्णन का बैकग्राउंड आता है, चाहे तमिलनाडु हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र, वहां के जो तमाम सांसद है या वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनसे हम प्रयास करेंगे कि वो हमारी तरफ फेवर में आए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया गया हमें कि हम अगर नहीं भी समर्थन मिलता है तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तब भी हम 60-70 जो नंबर तक वोट है उससे लीड करके जीत सकते हैं। ठीक है पंकज। सर, आपने ये बात तो देखिए दोनों लोगों ने सुनी। जयशंकर सर, जो विपक्ष है, मैंने पिछला चुनाव भी उपराष्ट्रपति का देखा था, ये चुनाव भी हम लोग देख रहे हैं। सर, विपक्ष जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो सारे के सारे लोग जो है एकजुटता दिखा रहे हैं। आप बिहार में यात्रा देखिए राहुल गांधी की, या लालू यादव का कमेंट देखिए, या उसके अलावा संजय राउत का जिस तरह से बयान बदल रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। जयशंकर सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या जादुई जिन्न जो है वो विपक्ष की तरफ से चला जाए जिससे कि इनके सामने चुनौतियां हो? क्योंकि नंबर गेम तो यही बता रहा है कि भाई इनका उपराष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन उसका फायदा आने वाले जो चुनाव हैं, कई बिहार में बहुत ही नज़दीक चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद और भी कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसका फायदा कैसे मिले? और क्या आपकी राय में ये भी है कि क्या इंडी गठबंधन से अगर उम्मीदवार होगा तो शायद वो ज़्यादा फायदा करेगा, या कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तब ज़्यादा बेहतरी होगी? अरविंद जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, आम राय वाली बात तो बहुत पहले खत्म हो गई सर। आम राय, अगर सरकार ने या सत्ता पक्ष ने आम राय बनाने की कोशिश की होती तो उसके पहले विपक्ष के लोगों के साथ बैठ करके बात करती है, उसके बाद कहती है कि भाई ये नाम हमारे जहन में है, आप लोग अगर इसका सपोर्ट करिए तो सब लोग मिल जाए। अब आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए एक आदमी को उम्मीदवार बना दिया, तो उस पे इंडिया गठबंधन के लोग सपोर्ट करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। जहां तक डीएमके की बात भी है ना जी, जहां तक डीएमके की बात भी है, पोन्नू राधाकृष्णन जो हैं तमिलनाडु की राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय रहे हैं और डीएमके से उनका मुकाबला होता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब डीएमके इसलिए कि चूंकि वो तमिलनाडु से हैं और ओबीसी क्लास के हैं तो इसलिए उनका सपोर्ट कर देगा। आपको शायद याद होगा कि एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में भैरव सिंह शेखावत जी खड़े हुए थे देवी सिंह पाटिल के, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के खिलाफ। तो उस समय भाजपा के लोगों ने सोचा था कि नहीं, जातिगत आधार कुछ ऐसा बनेगा कि भैरव सिंह जी जीत जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दलगत अपनी प्रतिबद्धताएं लोगों की होती है, उसके हिसाब से करते हैं लोग। लेकिन अभी सर हम लोगों ने अभी जयशंकर सर, अभी हम लोगों ने लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ था जिसमें राजीव प्रताप रूडी जीते थे, आपने देखा कि किस तरीके से लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने रूडी को जिता दिया था। ये भी हमारे सामने नजीर है सर, और उसमें भी राज्यसभा पूर्व। जी सर, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था जी कि चूंकि भाजपा ने कोई उनको बालियान जी को अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, जी, और न ही कोई व्हिप जारी किया था। तो और मैंने कहा था आपसे कि भाई देखिए, चुनाव जो है वो व्यक्तिगत संपर्क का है, जनसंपर्क का है, और जनसंपर्क के मामले में राजीव प्रताप रूडी बहुत आगे हैं। जी। तो अब वो तो जो होना था ठीक है, अमित शाह जी चाहते थे,
उन्होंने कैंपेन चलवाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया ना। तो लेकिन वो कारण ये नहीं था, उनके पीछे लामबंद हो गए पूरा इंडिया गठबंधन के लोग, क्योंकि उनको लगा कि एक मौका ऐसा है कि इसमें हम लोग बढ़त ले सकते हैं या उनको सबक दे सकते हैं। जी। तो एक अलग चुनाव, उसका कोई मतलब नहीं। इसमें जो है सीधी सी बात है कि इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि अपना उम्मीदवार देगा। अब वो कौन होगा, क्या होगा, वो सब कल 12:30 बजे तक सर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कल तक तो उनका करना ही पड़ेगा, सुबह तक वो कर जयशंकर सर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, आरएसएस की विचारधारा के जो सीपी राधाकृष्णन जी आए हैं उसका विपक्ष पुरजोर विरोध करेगा। कोई भी विपक्षी दल जो है वो इनके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। और दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात सर ये कही कि तमिलनाडु की राजनीति में जो डीएमके की बात हमारे रिपोर्टर कह रहे थे, उनके काम को, उनकी राजनीति को तमिलनाडु के लोग जानते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो सुनील सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इसमें नई बात क्या है। अगर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, ओबीसी होने के नाते बनाया गया हो या आरएसएस का होने के नाते बनाया गया हो, और या आरएसएस और सरकार ने दोनों ने मिलकर बनाया हो, सर इसमें नई बात आपको क्या नजर आती है? इसमें नई बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो आरएसएस के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो है ये जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, हाँ, वो जो है आरएसएस ने उसको तय किया, आप ये कहना चाहते हैं? और इंडिया दल समूह जो अपने राजनीतिक अभियान में वैचारिक के स्तर पर आरएसएस का विरोध करता रहा है और आरएसएस का नाम लेके विरोध करता है, वह किसी भी दशा में अपने इस नैरेटिव को कमजोर नहीं होने देगा कि वह सीपी राधाकृष्णन के साथ खड़ा हो जाए इस बिना पर कि तमिलनाडु से आया है। ऐसा तो है नहीं कि तमिलनाडु। अच्छा सुनील सर, अगर कुछ नामों की चर्चा हम लोग करें सर, अगर हम कुछ नामों की चर्चा करें, जैसे मीरा कुमार हैं जो कि बिहार से आती हैं, उसके अलावा नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि मेरी समझ में गलत भी हो सकता हूं, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो। अच्छा, आपने कह दिया कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, वो गठबंधन का नहीं होगा, सहयोगी दल से आएगा। और जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सीपी राधाकृष्णन को लेकर के उम्मीदवार बना करके बनाना चाहती है, उसको ध्वस्त करता हुआ नजर आएगा। जयशंकर सर, सवाल इस बात, हाँ सर आप अपना कंप्लीट कर लिए तो फिर मैं जयशंकर सर के पास चलता हूँ जी। जो बात कही जयशंकर जी ने कि सर्वानुमत से चुनाव कराने की प्रक्रिया का तो मतलब ही खत्म हो गया। और डीएमके से रक्षा मंत्री जी ने बात की थी स्टालिन से, स्टालिन ने साफ मना किया। डीएमके के प्रवक्ता का बयान आ गया कि हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। एआईडीएमके के 2 घड़े हैं, जिसमें से पलानीसामी का जो घड़ा है उसने कहा है कि समर्थन करना चाहिए सभी को। जो दूसरा घड़ा है, जो अभी हाल में अपना संपर्क भी तोड़ दिया एनडीए से, वो इनके पक्ष में नहीं है। तमिलनाडु के जितने भी राजनीतिक सुनील सर, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं जयशंकर सर, आपकी क्या सुझाव है? कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ना चाहिए या गठबंधन का उम्मीदवार, इंडी गठबंधन का लड़ना चाहिए? आपके क्या सुझाव? मेरे ख्याल से अरविंद जी ये काम कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बड़ी अच्छी बात आपने कही सर, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आपने किताबें लिखी हैं, इसलिए मेरे मन में ये था कि भाई आप अगर राय देंगे। इंडिया जो है, हाँ, एनडीए या इंडिया जो है हमारे लिए एक बराबर है। वो जो अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब करें, वो उसमें अब आपकी कोई सलाह नहीं है, आपकी कोई सलाह नहीं, कोई सलाह नहीं, हम सलाहकार हैं नहीं, हम विश्लेषक हैं। नहीं, बढ़िया सर, उसी भूमिका रहना चाहते बढ़िया। हैं। पंकज, हम आपसे कल भी इस पे जो है संपर्क करेंगे, आपसे जानेंगे कि आपकी जो बताई हुई गणित है उसमें क्या सफलता मिल रही है एनडीए को। लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी को उलटफेर करने में बहुत आनंद आता है और वो घात लगा के रहते हैं, जैसे ही अगर कोई मिलता है तो उसका शिकार हो जाता है। हम लोग की नज़र इस पे बनी रहेगी। कल 12:30 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की, और मैं समझता हूं कि तब तक सारी पिक्चर जो है लोगों के सामने होगी। आज सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बन नहीं था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ है?